Hello everyone, welcome to all of you on the YouTube channel of Prince Civil Services. Guys, my name is अनुज कुमार शर्मा और आज मैं इस सेशन में आप लोगों के लिए प्राचीन भारत का मौर्य साम्राज्य टॉपिक लेकर के आया हूं, जिसका एक सेशन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, जिसको आप लोग प्रिंस सिविल सर्विस के यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। और बच्चों, इस टॉपिक को हम लोग MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के माध्यम से, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को सूचना कि ये प्रिंस कॉलेज में IAS और RAS की तैयारी कराई जाती है। यानी कि कैसे, जब आप कॉलेज की 3 साल पढ़ाई करते हैं यहाँ पर, तो कॉलेज के साथ साथ आपको IAS RAS और अन्य गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी भी यहाँ कराई जाती है। यानी कि जैसे ही आप कॉलेज को समाप्त करोगे, आपका 3 साल कंप्लीट होंगे, आपकी 80% तैयारी आपकी हो चुकी होगी। फर्दर जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से आप जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, आप इनसे जुड़ करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के सेशन का पहला सवाल। आज पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्थान से कलिंग पृथक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? सुपारा, धौली, मानसेहरा, जूनागढ़। यानी कि अशोक के जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें से एक अभिलेख को कलिंग पृथक अभिलेख कहा जाता है। वो किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो बच्चों, उस स्थान का नाम है धौली। और धौली के साथ साथ दूसरा स्थान है जौगढ़। ये दोनों स्थान कहां पर है? उड़ीसा में। और इन दोनों स्थानों से कलिंग पृथक अभिलेख प्राप्त होता है। अब सवाल ये उठता है कि कलिंग पृथक अभिलेख क्या है, तो इसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, अशोक के कुल मिलाकर के 14 बृहत शिलालेख प्राप्त हुए हैं। 14 बृहत शिलालेख प्राप्त हुए हैं। यानी कि उसने, और कितने स्थानों से प्राप्त हुए बच्चों? टोटल 8 स्थानों से प्राप्त हुए। और इन 8 स्थानों से जो शिलालेख प्राप्त हुए 14, उनमें से 2 स्थान ऐसे हैं जहां पर 14 नहीं, यानी कि 14 को ऐसे समझिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, ये 14 आदेश अंकित हैं। और कितने स्थानों से प्राप्त हुए? 8 स्थानों से। उनमें से 2 स्थान ऐसे हैं जहां से कलिंग पृथक अभिलेख प्राप्त हुए। वो स्थान है धौली और जौगढ़। ये क्या है? देखिएगा कि इन दोनों स्थानों से, धौली और जौगढ़ से, ये जो 11 12 13 नंबर का जो शिलालेख है, इन तीनों की जगह कुछ अन्य आदेश अंकित किए गए। यानी कि इन दोनों स्थानों पर 14 शिलालेखों में से 3, 11वां 12वां 13वां ये अंकित नहीं है, बल्कि इसकी जगह पर कुछ और आदेश अशोक के द्वारा अंकित कराए गए। इसलिए इसको कलिंग पृथक अभिलेख कहा जाता है। यानी कि कलिंग में पृथक अभिलेख, यानी कि 3 ऐसे आदेश हैं जो कि यहां से हटाए गए हैं, जो कि अन्य स्थानों पर पाए जाते हैं, उनकी जगह पर अन्य आदेशों को अंकित कराया गया है। इसीलिए इसको कलिंग पृथक अभिलेख कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? यानी कि सवाल पूछा जाता है कलिंग पृथक अभिलेख कहां से प्राप्त हुए हैं? तो उड़ीसा के जौगढ़ और धौली से। कल भी मैं लास्ट सेशन में आपसे क्वेश्चन पूछा था पृथक अभिलेख। पृथक अभिलेख का अर्थ हो गया कि जो 14 आदेश थे उनके अतिरिक्त अन्य आदेश उसमें अंकित कराए गए। वो कहां से प्राप्त हुआ था? सन्नति और कंधार से। लेकिन इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कलिंग। कलिंग क्यों? कलिंग उड़ीसा का भी एक नाम माना जाता है प्राचीन। क्लियर? तो ये कहां से मिला है? धौली और जौगढ़ दोनों से प्राप्त हुआ है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल से पहले हम लोग इसका पूरा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। देखिए, अशोक के 14 दीर्घ शिलालेख या बृहत शिलालेख प्राप्त हुए कहां से? 8 स्थानों से। कौन कौन से? एक मिला है धौली से, जो उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। एक है सहवाजगढ़ी, पाकिस्तान के पेशावर से। एक है मानसेहरा, पाकिस्तान के हजारा जिले से। कालसी, वर्तमान में उत्तराखंड देहरादून के पास। दूसरा है, 5वां है जौगढ़, उड़ीसा में।
सोपारा महाराष्ट्र में, एरागुड्डी आंध्र प्रदेश में, काठियावाड़ में है जूनागढ़। ये टोटल 8 स्थान है जहां से 14 शिलालेख यानी कि 14 आदेश प्राप्त हुए। क्लियर? क्लियर हुआ? और दूसरी बात क्या है, इन 8 स्थानों में 2 स्थान, एक है जौगढ़, दूसरा है धौली, यहां से पृथक अभिलेख प्राप्त हुए, यानी कि 11वां, 12वां, 13वां ये शिलालेख नहीं है, इसकी जगह अन्य शिलालेख है। तो सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? तो समझिएगा कि अशोक ने चूंकि कलिंग विजय प्राप्त की थी, तो कलिंग विजय के बाद उसने वहां की जनता को कुछ अन्य आदेश प्रदान किए थे, इसीलिए इनको पृथक कलिंग अभिलेख भी कहा जाता है। क्लियर? ध्यान रखिएगा, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं स्थान जहां से ये मिले हैं, ये मैच द फॉलोइंग में यूपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं। प्लस इसके साथ साथ यूपीएससी में ये भी पूछा जाता है कि जो 14 शिलालेख हैं वो आदेश हैं, उनमें क्या क्या आदेश अंकित कराए गए हैं अशोक के द्वारा। क्लियर? चलिए बच्चों आगे अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला है, निम्नलिखित में से अशोक के किस शिलालेख में जीव हत्या पर प्रतिबंध की चर्चा की गई है? ए प्रथम, दूसरा द्वितीय, तीसरा तृतीय, चौथा चतुर्थ। यानी कि अशोक का वो कौन सा शिलालेख है जिसमें पशु हत्या पर प्रतिबंध का आदेश दिया गया है, चर्चा की गई है? तो बच्चों वो है प्रथम। अशोक का जो प्रथम शिलालेख है इसमें जीव हत्या पर प्रतिबंध की बात की गई है। जीव हत्या पर प्रतिबंध की बात की है, और इतिहासकारों का यह भी कहना है कि जीव हत्या पर जो प्रतिबंध वाला जो मामला है, जो आदेश है, कहीं कहीं लगता है अशोक के ऊपर बौद्ध धर्म का प्रभाव था, क्योंकि अशोक बौद्ध धर्म को ग्रहण करने से पहले शैव धर्म को स्वीकार करता है। किसको मानता था वो? शैव धर्म को। लेकिन बौद्ध धर्म के इतिहासकारों का कहना है कि अशोक ने जैसे ही बौद्ध धर्म को ग्रहण किया उसके ऊपर उसका प्रभाव दिखाई देता है, और ये उसके प्रथम शिलालेख पे है। क्यों? क्योंकि बौद्ध धर्म में पशु हत्या पर मना किया गया था, प्रतिबंध लगाया गया था कि पशु हत्या नहीं की जानी चाहिए। क्लियर? यानी कि किस शिलालेख से प्राप्त होता है? प्रथम शिलालेख से पशु हत्या पर प्रतिबंध की बात की गई है, प्रथम शिलालेख में अशोक के। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से अशोक के किस शिलालेख में समाज कल्याण की चर्चा है? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। यानी कि अब सवाल है कि वो अशोक का कौन सा शिलालेख है, कौन से नंबर का वो आदेश है जिसमें समाज कल्याण की चर्चा की गई है? तो बच्चों इसका उत्तर है द्वितीय। ध्यान रखिएगा, द्वितीय। अशोक के द्वितीय शिलालेख में अशोक ने समाज कल्याण की बात की। समाज कल्याण कैसे? तो इसमें और भी चीजें, जैसे कि अशोक के द्वितीय शिलालेख में उसके पड़ोसी यानी कि सीमांत राज्यों की चर्चा की। सीमांत कौन कौन से? चोल, चेर, पांड्य, सतीपुत्र, यवन, इन सब की चर्चा द्वितीय शिलालेख में की गई है। प्लस इसमें अशोक ने कहा है कि मैंने अपने साम्राज्य में समाज कल्याण पर जोर दिया है, और समाज कल्याण पे भी किस पे जोर दिया है? चिकित्सा पे। किस पर जोर दिया? चिकित्सा। और चिकित्सा किसकी बच्चों? मनुष्य की नहीं, मनुष्य के साथ साथ पशुओं की चिकित्सा का भी मैंने प्रबंध किया है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अशोक ने कहा कि मैंने अपने साम्राज्य में समाज कल्याण के लिए चिकित्सा का प्रबंध कराया है, और चिकित्सा मात्र मनुष्य के लिए नहीं बल्कि पशुओं के लिए भी उसका प्रबंध किया है। यहां तक कि ये जो समाज कल्याण है ये मेरे साम्राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि मैंने अपने जो पड़ोसी सीमांत राज्य हैं, चोल, चेर, पांड्य, यवन, इनके क्षेत्रों में भी समाज कल्याण यानी कि चिकित्सा की व्यवस्था कराई है। ये आपके द्वितीय शिलालेख में अंकित है। यानी कि आपको क्या क्या याद रखना है? अगर आपसे पूछा जाए तो पड़ोसी सीमांत राज्यों का उल्लेख कहां मिलता है? द्वितीय में। मनुष्य की पशु चिकित्सा की बात किस में की गई है? द्वितीय में। ठीक है, समाज कल्याण की बात की गई है द्वितीय में। तो कई सारे एस्पेक्ट हैं जो द्वितीय शिलालेख में अंकित कराए गए हैं, आदेशों को लिपिबद्ध कराया गया है।
तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? द्वितीय शिलालेख में समाज कल्याण, पड़ोसी सीमांत राज्य, यवन राज्य और समाज चिकित्सा, पशुओं की, मनुष्यों दोनों की, इन सब की चर्चा की गई है द्वितीय शिलालेख में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से अशोक के किस शिलालेख में प्रादेशिक, रज्जुक और युक्त नामक अधिकारी की चर्चा है? ए है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। यानी कि अब वो कौन सा शिलालेख है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि जिसमें अशोक के 3 प्रमुख अधिकारी, प्रादेशिक, रज्जुक और युक्त, इन तीनों की चर्चा की गई है। तो बच्चों इसका उत्तर है तृतीय। अशोक के तृतीय बृहत शिलालेख में उसके 3 अधिकारी, प्रादेशिक, रज्जुक और युक्त की चर्चा की गई है। कैसे की गई है? तो इसमें अशोक ने अपने इन तीनों अधिकारियों को आदेश दिया है कि आपका काम है प्रतिवर्ष जो धम्म नीति मैंने लागू की है उसकी देखरेख करना कि क्या मेरे साम्राज्य में धम्म नीति का पालन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, और जो समाज के लोग हैं उनका वो नैतिक जीवन का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये सारे के सारे काम इन लोगों को सौंपे गए थे, इन तीनों अधिकारियों को। और यहां तक कि अब इसका प्रश्न दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि अशोक के किस अभिलेख में प्रशासन की चर्चा है। ध्यान रखिएगा, अशोक के किस अभिलेख से प्रशासन की चर्चा प्राप्त होती है, तो उसमें भी उत्तर हो जाएगा तृतीय। प्रश्न का रूप बदल सकता है, अर्थ वही है, चाहे अधिकारी की बात करें, चाहे प्रादेशिक युक्त रज्जुक की बात करें, चाहे प्रशासन की बात करें, तीनों की तीनों चर्चा किससे प्राप्त होती है? तृतीय शिलालेख से। यूपीएससी देखिए प्रश्न का रूप बदल सकता है, अर्थ वही होगा। यूपीएससी हो सकता है इस बार प्रशासन पूछ ले कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक के चतुर्थ शिलालेख में अशोक के प्रशासनिक अधिकारियों की चर्चा प्राप्त होती है, तो गलत हो जाएगा। किसमें मिलती है? तृतीय शिलालेख में उसके प्रशासनिक अधिकारियों की चर्चा प्राप्त होती है। यानी कि प्रश्न का रूप बदल सकता है, अर्थ ये होगा। तो अगर किसी भी रूप में पूछे तो आपको उत्तर क्या देना है? तृतीय। अगर वो युक्त रज्जुक प्रादेशिक की बात करता है तब भी आपको तृतीय देना है। अगर वो प्रशासन की बात करता है तब भी आपको उत्तर देना है। अगर वो खाली अधिकारियों की बात करता है तब भी आपको तृतीय शिलालेख उत्तर देना है। क्लियर यहां तक? चलिए आगे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से अशोक के किस शिलालेख में कलिंग विजय की चर्चा है? प्रथम, 13वां, तृतीय, 9वां। यानी कि अशोक के किस शिलालेख से पता चलता है कि अशोक ने अपने जीवन में कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? किस शिलालेख में? तो बच्चों वो है उत्तर 13वां शिलालेख। ध्यान रखिएगा, अशोक के 13वें शिलालेख से पता चलता है कि उसने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, कौन से वर्ष? 8वें वर्ष कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। किस पर? कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। यानी कि इसका टाइम कितना है? 261 ईसा पूर्व। कहा जाता है कि अशोक ने लगभग 261 ईसा पूर्व में अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग पर विजय प्राप्त की। ये उसने अपने 13वें शिलालेख में इसको अंकित कराया है। क्लियर? कुछ भी पूछ सकता है। यह भी पूछ सकता है कि लगभग किस ईसा पूर्व में, यानी कि किस समय अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, तो 261। यह भी पूछ सकता है कि उसने अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में जाकर के कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, तो 8वें में। और किस में उल्लेख प्राप्त होता है, तो वह 13वां शिलालेख। कौन सा है? 13th ये इंस्क्रिप्शन है जिससे कि पता चलता है अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। क्लियर? चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से अशोक के किस शिलालेख में यवन शासकों की चर्चा है? ए प्रथम, बी 9वां, सी 13वां, डी 8वां। यानी कि अशोक के किस शिलालेख में यवन शासकों के नामों की चर्चा है? किसमें है? वो है 13वां। अगेन,
अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में जो उसके समकालीन यवन शासक थे, कौन से? समकालीन जो यवन शासक है उनके नामों की चर्चा की है कि मेरे समकालीन ये यवन शासक हैं जो कि अपने अपने क्षेत्र पे शासन करते थे। ये किसमें चर्चा है? 13वें शिलालेख में। तो चलिए बच्चों, एक पिक्चर के माध्यम से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि उन यवन शासकों का नाम क्या है। देखिए, ये यवन या यूनानी राजा हैं जो कि अशोक के समकालीन थे और उसके समकालीन अपने अपने क्षेत्र पर शासन कर रहे थे। कौन कौन से हैं? नाम याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि यूपीएससी के द्वारा ये मैच द फॉलोइंग में या अलग से भी इंडिविजुअल प्रश्न से पूछा जा सकता है। तो पहला है, सीरिया का शासक था एंटीयोकस द्वितीय। क्या नाम है उसका? सीरिया का शासक है एंटीयोकस द्वितीय। दूसरा, मिस्र का शासक है फिलाडेल्फिया टालमी। क्या नाम है उसका? फिलाडेल्फिया टालमी द्वितीय। तीसरा है, मकदूनिया का शासक है एंटीगोनस। सीरीन का शासक है मगस। एपीरस का शासक है अलेक्जेंडर। ये सभी के सभी वो यवन शासक हैं जिनकी चर्चा 13वें शिलालेख में, किसमें? 13वें शिलालेख में प्राप्त होती है। यानी कि अशोक ने अपने समकालीन यवन शासकों की चर्चा की है अपने 13वें शिलालेख में। यह था बच्चों अशोक के शिलालेखों से संबंधित प्रश्न। आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट और शेयर करके बताइएगा, और शेयर कीजिए ताकि जिससे आपके जो फ्रेंड सर्किल हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो भी इस चीज का फायदा उठा सकें। चलिए बच्चों, आपसे मुलाकात होगी अगले सेशन में। थैंक यू।